तो हम लोग पढ़ रहे गिब्स एनर्जी के बारे में, और जी के लिए एक फार्मूला था H माइनस टी एस, सबको याद है। और डेल्टा जी के लिए भी फार्मूला था डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन डेल्टा जी का जो फार्मूला डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस जो था वो कब अप्लीकेबल था? एक गिवन कंडीशन में, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो फिर हम लोग डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी गिब्स एनर्जी का वेरिएशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ किस तरह से होता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखोगे सब ध्यान से। तो शुरुआत करते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से। जी का फार्मूला लिखते हैं, बोलो सब, H माइनस टी एस। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जी। तो ये H का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? इसको और सिंप्लीफाई कर लो, H होता है U प्लस पी वी, तो U प्लस पी वी माइनस टी एस, ऐसे लिख सकते हैं। अब डी जी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? डी यू प्लस पी डी वी एंड प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस एंड माइनस एस डी टी। दो फंक्शन है, पहला फंक्शन गुने डिफरेंशियल ऑफ दूसरा फंक्शन, प्लस दूसरा फंक्शन गुने डिफरेंशियल ऑफ पहला फंक्शन। माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगा दिया। और पी बी को भी ऐसे डिफरेंशिएट किया, पहला फंक्शन गुने डिफरेंशियल ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन गुने डिफरेंशियल ऑफ पहला फंक्शन, है कि नहीं? अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या होता है? तो डी क्यू एंड माइनस पी डी वी। अगर याद होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस। अब ये टी डी एस को हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू लिख सकते हैं। डी क्यू रिवर्सिबल, यानी बेसिकली जो हम लोग कर रहे हैं, डेरिवेशन जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना। हम लोग डेरिवेशन जो करते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करते हैं, और फिर कह देते हैं कि इरिवर्सिबल के लिए भी यही फार्मूला अप्लाइड होगा। क्यों? यदि स्टेट फंक्शन है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में जो चेंज होता है स्टेट फंक्शन का, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये डी क्यू क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो डी एस होता है, देखो ध्यान से, डी एस किसका? सिस्टम का। तो डी जी भी किसका निकालना है? सिस्टम का ही। ये क्या होता है? डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल। टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल, यानी इस डी क्यू रिवर्सिबल को हमने टी डी एस से रिप्लेस कर दिया, या कहो टी डी एस को डी क्यू रिवर्सिबल से रिप्लेस कर दिया। माइनस एस डी टी, माइनस एस डी टी कुछ कॉमन टर्म है, डी क्यू रिवर्सिबल कैंसिल हो गया, पी डी बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो डी जी के लिए हमारे पास एक फार्मूला मिल गया, क्या? वी डी पी एंड माइनस एस डी टी। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला मिला जिसमें कि चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है डिपेंड कर रहा है प्रेशर पर और टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर यदि वेरी करेगा तो आपका गिब्स एनर्जी का चेंज भी वेरी करेगा। यानी गिब्स एनर्जी बेसिकली इस तरह से डिपेंड करेगा टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसका जो वेरिएशन है इस तरह से डिपेंड करेगा। अब इनका हम लोग स्पेशल केस लेंगे। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी स्पेशल केसेस में हम लोग देखेंगे कि जो डेल्टा जी का वैल्यू है किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम लोग डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं। 3 केस लेंगे, है कि नहीं? पहला केस होगा लिक्विड और सॉलिड फेज के लिए। लिक्विड और सॉलिड जो होता है ना, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होता है, यानी कि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता। लिक्विड और सॉलिड ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। इनकॉम्प्रेसिबल का अर्थ होता है जिसका कि वॉल्यूम ना के बराबर चेंज करे, नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज करे, या ना के बराबर करे, या कहे कि वॉल्यूम जो होता है लगभग कांस्टेंट होता है। तो देखो भाई, पहला केस होगा लिक्विड और सॉलिड फेज के लिए, दूसरा केस होगा आइडियल गैस के लिए, और तीसरा केस होगा केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज के लिए। डेल्टा जी का वैल्यू किस केस में? जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था? डी जी का फार्मूला था वी डी पी एंड माइनस एस डी टी, है कि नहीं?
अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt का वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0। यानी बेसिकली dg के लिए हमारे पास फार्मूला हो गया VdP, यानी डिफरेंशियल ऑफ गिब्स एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशियल ऑफ गिब्स एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको इधर ले जाओ तो किसके बराबर, V के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब तीनों केस लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। पहला केस लिक्विड और सॉलिड फेज है, अभी बताया जिसका कि वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट रहता है, प्रेशर अप्लाई करने पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, यानी हम लोग मानेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाता है लिक्विड और सॉलिड फेज के लिए। तो फार्मूला क्या आया डीजी का कांस्टेंट टेम्परेचर पर VdP, इंटीग्रेट करो इसको भी इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब चूंकि लिक्विड और सॉलिड के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भी बाहर निकल गया, dP को इंटीग्रेट कर दिया P1 से लेकर के P2 तक, तो dP को इंटीग्रेट करेंगे तो P हो जाएगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी Vp2 माइनस P1। ये हमारे पास डेल्टा जी का फार्मूला आ गया। डेल्टा जी का जो फार्मूला आया, फिर से लिख रहा हूँ, किसके लिए आया, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए, Vp2 माइनस P1, यानी लिक्विड और सॉलिड का यदि हमें वॉल्यूम पता है, इनिशियल और फाइनल प्रेशर पता है, तो डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कंडीशन अप्लाइड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा आइडियल गैस, आइडियल गैस में फार्मूला वही देखो लगा रहा है डीजी इक्वल टू VdP, लेकिन हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए क्या होता है PV इक्वल टू nRT, तो PV इक्वल टू nRT से V का वैल्यू क्या हो जाएगा nRT/P, तो V को हमने पुट कर दिया प्रेशर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, V इक्वल टू nRT/P dP। अब dg को हमने इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी। राइट हैंड साइड में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो dP अपॉन P का इंटीग्रल, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल ln x, 1 अपॉन P का इंटीग्रल ln P, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ln P2 माइनस ln P1, अर्थात ln P2 अपॉन P1। तो हमारे पास फार्मूला आ गया डेल्टा जी का, याद कर लेना है, ध्यान रखें, प्लस है nRT ln P2 अपॉन P1। या अगर वॉल्यूम की बात करें, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर P1 V1 और P2 V2 क्या होता है बराबर, तो P2 अपॉन P1 को हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। तो डेल्टा जी के लिए हमारे पास फार्मूला आया, रियल गैस नहीं बल्कि आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू आया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोलो क्या आया फार्मूला nRT ln P2 अपॉन P1, या फिर फार्मूला आया nRT ln V1 अपॉन V2, टेम्परेचर केल्विन में आप पुट करेंगे। केस 3, केमिकल रिएक्शन और यदि फेज चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, T कांस्टेंट है, देखो जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तीनों केस जो ले रहे हैं उसमें T क्या है कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट है तो हमारे पास फार्मूला है भाई dg के लिए क्या VdP माइनस SdT वाला जो टर्म है वो 0 हो गया। तो कोई केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज हो रहा है तो dg का फार्मूला VdP, ये है एक प्रोसेस के लिए। वही केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज होता है तो g हो जाता है डेल्टा जी, ये g हो जाएगा डेल्टा जी और v हो जाएगा डेल्टा v, यानी हमारे पास फार्मूला होगा d डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा v dP। बात समझ में आ रही है, केमिकल रिएक्शन के लिए g हो जाएगा डेल्टा जी और v हो जाएगा डेल्टा v। डेल्टा v का मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन और इन फेज चेंज, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, और ये dP ऐसे हमारे पास आ जाएगा। इसी को इंटीग्रेट करोगे, इसी को इंटीग्रेट करोगे तो मान रहे हैं कि वॉल्यूम का जो चेंज है वो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, यानी डेल्टा भी बाहर निकल गया, dP को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, P1 से लेकर के P2 तक, और डेल्टा जी को इंटीग्रेट कर देंगे डेल्टा G1 से लेकर के डेल्टा G2 तक। यही यहाँ पर किया है, d डेल्टा जी का वैल्यू एच प्रेशर P1 पर डेल्टा G1 था और डेल्टा जी का वैल्यू एच प्रेशर P2 पर डेल्टा G2 था, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। डेल्टा G1 समझ में आया, डेल्टा जी का वैल्यू कहाँ पर एच प्रेशर P1, डेल्टा G2 समझ में आया, डेल्टा जी का वैल्यू एच प्रेशर P2, डेल्टा भी बाहर निकला हुआ है और dP को इंटीग्रेट करेंगे तो P2 माइनस P1, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए दो अलग अलग प्रेशर P1 और P2 पर डेल्टा G1 और डेल्टा G2 का वैल्यू
दिया हुआ रहे, या पूछे कि P1 है P2 है, P1 पर डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा G1 है, P2 पर डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी डेल्टा G2 कैलकुलेट करना एट P2, और डेल्टा V का आपको वैल्यू पता है, चेंज इन वॉल्यूम पता है, तो आप डेल्टा जी का वैल्यू एट प्रेशर P2 इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते। ऐसा क्वेश्चन जो आता है पूछता है वो सिर्फ IIT एडवांस में ही पूछता है। जो मेन का तैयारी कर रहे और नीट का तैयारी कर रहे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, सिलेबस में है भी नहीं, तो उनको इसको एस्केप करने में ही बेहतर है। एक बार देख लो और इसको आप भूल सकते हैं, लेकिन जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो उसको आप जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, है कि नहीं। डेल्टा भी बता दिया क्या है भाई, तो चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम किसका, या तो केमिकल रिएक्शन का या फेज चेंज का। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम को जोड़ देंगे और उसमें से रिएक्टेंट का वॉल्यूम को घटा देंगे, तो डेल्टा भी हमारे पास आ जाएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसको समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डेल्टा जी व्हेन 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम 0.1 atm टू 0.2 atm। क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी निकालना है आपको। डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, 1 मोल H2O लिक्विड के लिए कंप्रेस किया जा रहा है, P1 का वैल्यू दिया, P2 का वैल्यू दिया, ये क्या हो गया P1, 0.2 एटमॉस्फेयर क्या हो गया P2। प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कैसा सब्सटेंस है, लिक्विड। पहला वाला फार्मूला दिमाग में आया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा जी इक्वल टू V एंड P2 माइनस P1। P1 पता है, P2 पता है। ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें मास अगर मिल जाए डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, डी का मतलब क्या डेंसिटी, तो वॉल्यूम मिल जाएगा। मास कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, तो मोल दिया, मोल गुने मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट क्या मिलता है, मास मिलता है, और डेंसिटी पानी का 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी वाटर का रट लेना है, याद कर लेना है, देता नहीं है नॉर्मली, कितना होता है 1 ग्राम पर ml। मोल कितना, 1 मोल। मोलर मास पानी का 18, यानी 18 ग्राम हुआ, और डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml, है कि नहीं, ग्राम ग्राम कैंसिल, यानी 18 ml के बराबर वॉल्यूम हुआ। लीटर में कितना, 1000 से डिवाइड करो तो 0.018 लीटर के बराबर वॉल्यूम हमारे पास मिल गया। तो इस डेल्टा जी का वैल्यू को पुट करते हैं, वॉल्यूम कितना 0.018 लीटर, P2 0.2, P1 0.1, यानी बेस के लिए हो गया 0.0018। ये किस में था, लीटर में, ये किस में एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर लीटर में डेल्टा जी का वैल्यू ये आया। अगर आंसर एटमॉस्फेयर लीटर में ही है तो यही आंसर है, लेकिन आंसर यदि जूल में है तो जूल के लिए सिखाया था लगभग अप्रॉक्सीमेटली एटमॉस्फेयर लीटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली जूल में आ जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 101.325 से, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए तो एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, यानी अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया 0.18 जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट डेल्टा जी व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 10 atm टू 1 atm। निकालना क्या है, डेल्टा जी। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, टी कांस्टेंट है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। क्या फार्मूला आपको मिला, डेल्टा जी का फार्मूला हम लोग सीखे थे nRT एंड ln P2 अपॉन P1। इसी को लॉग में लिखना है तो 2.303 nRT log P2 अपॉन P1। ये P2 हो गया 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। शुरुआत का प्रेशर कितना था P1, 10 एटमॉस्फेयर के बराबर। टेम्परेचर आइसोथर्मली 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस अपने से नहीं जूम करना, एक क्वेश्चन का पार्ट है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो वैल्यू को पुट करते हैं 2.303, नंबर ऑफ मोल 1, अगर आंसर जूल में है तो आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर किस में, केल्विन में, 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस में 300 केल्विन, लॉग P2 अपॉन P1,
P2 कितना 1 एटमॉस्फेयर और P1 है 10 एटमॉस्फेयर। 10 को ऊपर करो, 1 को नीचे करो तो हो जाएगा -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 और log 10 का वैल्यू 1 के बराबर, यानी इतना जूल डेल्टा जी का वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन के लिए आ गया। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर गिवन फेज चेंज। क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। H2O लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस पर H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही है। दूसरा क्वेश्चन में H2O सॉलिड है, मतलब आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर, जो कि H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर कन्वर्ट हो रहा है। क्या दोनों फेज चेंज देख करके तुरंत दिमाग में कुछ आया? ये कैसा फेज चेंज है? ये फेज चेंज है और कैसा है? रिवर्सिबल फेज चेंज है कि नहीं? ये रिवर्सिबल फेज चेंज है। वाटर के लिए रिवर्सिबल फेज चेंज कब होता है ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। कैसा होता है? रिवर्सिबली होता है, यानी कि ये रिवर्सिबल फेज चेंज है। रिवर्सिबल फेज चेंज याद कर लेना है। यानी किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहे या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहे तो वह जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट NBP, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट यानी लिक्विड से सॉलिड के लिए फ्रीजिंग कहेंगे, और इधर से उधर जाओगे तो बेसिकली इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है फ्यूजन हो रहा है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस भी ये है क्या? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो कभी भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट की बात दूसरे लिक्विड के लिए करे तो इसका अर्थ है कि वह जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। वाटर के लिए रिवर्सिबल कब होता है फेज चेंज, वो रट लेना है। 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर या 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर रिवर्सिबल फेज चेंज होता है वाटर का, है कि नहीं? तो रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए ये भी कैसा फेज चेंज है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, कोई भी रिवर्सिबल फेज चेंज हो, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो या रिवर्सिबल फेज चेंज हो यानी रिवर्सिबल हो, तो उसके लिए डेल्टा जी, क्योंकि टी और पी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का जो मान होता है वो 0 के बराबर। यानी डेल्टा जी इस फेज चेंज के लिए भी 0 और डेल्टा जी दूसरा वाला ये जो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस उसके लिए भी डेल्टा जी का मान 0। क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए। रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए डेल्टा जी का मान 0 होता है। कहाँ से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं? कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो उस केस में डेल्टा जी का मान 0 होता है। तो इसको बढ़िया से याद कर लेना। और वाटर के लिए रिवर्सिबल फेज चेंज, ये दोनों याद कर लेना। हो सकता है रिवर्सिबल फेज चेंज ऐसे ना लिखा रहे, इसी फॉर्मेट में लिखा रहे, तो वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर बॉइलिंग होता है और 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर फ्रीजिंग या फ्यूजन होता है। क्वेश्चन का सी पार्ट, फेज चेंज है, H2O लिक्विड से H2O गैस में गया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, यानी बेसिकली लिक्विड से गैस में जा रहा है। T सेम है और P भी सेम है, लेकिन क्या ये रिवर्सिबल फेज चेंज है? ये रिवर्सिबल फेज चेंज नहीं है। वाटर के लिए रटवाया है कि रिवर्सिबल बॉइलिंग, रिवर्सिबल ये जो फेज चेंज 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है लिक्विड से गैस में, वो 1 एटमॉस्फेयर पर होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 2 atm पर ये रिवर्सिबल फेज चेंज नहीं है, लेकिन फेज चेंज तो है। तो डेल्टा जी 0 होगा? डेल्टा जी 0 नहीं होगा, क्योंकि यह जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल फेज चेंज का प्रोसेस नहीं है। रिवर्सिबल फेज चेंज में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और पानी के लिए रट लेना 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये रिवर्सिबल फेज चेंज नहीं है, इसलिए डेल्टा जी का वैल्यू 0 नहीं होगा। फिर क्या करेंगे इसके लिए? सर आपने तो कोई फार्मूला पढ़ाया नहीं। ऐसे केस में जिसके लिए कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं है, उनको कुछ स्टेप्स में हम लोग तोड़ते हैं जिनके लिए कि फार्मूला उपलब्ध है, और उन स्टेप्स का डेल्टा जी कैलकुलेट करके सबको हम लोग जोड़ देंगे। जैसे कि डेल्टा एस पीछे में कैलकुलेट किया था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए,
तो इसको भी कुछ स्टेप्स में तोड़ेंगे जिसके लिए कि फार्मूला हमारे पास उपलब्ध है। इस H2O को H2O लिक्विड ही रहने दो, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कर दो, है कि नहीं। क्या इसके लिए फार्मूला तुम्हारे पास है? बिल्कुल है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड का यदि हम प्रेशर चेंज करते हैं तो इसके लिए फार्मूला है। क्या फार्मूला है? वॉल्यूम उस लिक्विड का या सॉलिड का जो भी है, यहाँ लिक्विड है, एंड P2 माइनस P1। अभी तो पढ़े इस फार्मूले को, तो P2 हमको पता है, P1 पता है, और वॉल्यूम H2O लिक्विड है, तो 1 मोल यानी कितना ग्राम? 18 ग्राम। 1 गुने 18 ग्राम है, हमें वॉल्यूम चाहिए, तो 18 बटा डेंसिटी कितना? 1 ग्राम पर ml। तो 18 ग्राम और 1 ग्राम पर ml यानी बेसिकली वॉल्यूम कितना हो गया? 18 ml के बराबर। लीटर में कितना? अभी थोड़ी देर पहले भी निकाला था, 0.018 लीटर के बराबर। क्या आया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पुट करेंगे 0.018 लीटर। P2 कितना? 1 एटमॉस्फेयर, और P1 कितना? 2 एटमॉस्फेयर, यानी बेसिकली आया माइनस 0.018। ये क्या आया? एटमॉस्फेयर लीटर। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 100 से, है कि नहीं। तो किस में आएगा? जूल में। तो ये आ जाएगा -1.8 जूल के बराबर। अब यहां से यहां पहुंचे, अब यहां से अभी वहां तक पहुंचना है, तो देखो दिमाग लगाओगे। H2O लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर, H2O लिक्विड से हमें गैस में कन्वर्ट करना है, एक ही एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको पता है कि H2O लिक्विड से यदि गैस बनेगा कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर। तो अभी अभी याद करवाया था कि ये जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल फेज चेंज का है, रिवर्सिबल फेज चेंज है कि नहीं। तो इसके लिए डेल्टा G2 कैलकुलेट कर लो रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए। अभी तो पढ़ा कि डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है? 0। अब ये जो H2O गैस बन गया 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर, तो गैस से गैस टेम्परेचर कांस्टेंट, और इस गैस का हम प्रेशर चेंज कर देंगे 2 एटमॉस्फेयर। कभी भी गैस के बारे में जिक्र ना हो तो हम मानते हैं कि गैस का बिहेवियर आइडियल ही है। तो ये आइडियल बिहेवियर मानते हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा नहीं रहेगा कि आइडियल है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी गैस है वो आइडियली बिहेव कर रहा है। तो यहां से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसका वैल्यू? डेल्टा G3 कह दो। डेल्टा G3, अब ये तो गैस हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अभी फार्मूला डिराइव किया था nRT, है कि नहीं, nRT, एंड ln वाला फार्मूला, तो ln P2 अपॉन P1, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल 1 है, R का वैल्यू जूल में 8.314, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना? 373 केल्विन। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। 273 जोड़ो, तो n नंबर ऑफ मोल 1, R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर इतना, एंड ln P2 अपॉन P1, P2 का वैल्यू 2 और P1 का वैल्यू 1। यानी इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.314 प्लस 373, और ln2 का वैल्यू होता है 0.7। ये क्या आएगा? जूल में, है कि नहीं। बात समझ आ रही है? यानी बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि इसके लिए जो कि डेल्टा G फेज चेंज का कैलकुलेट करना, इसके लिए कोई फार्मूला उपलब्ध नहीं है, कोई फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े, कोई फार्मूला होता भी नहीं है। तो कोई भी एक फेज चेंज हो रहा हो और उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है तो उसको कुछ स्टेप्स में तोड़ देते हैं जिसके लिए कि आपको फार्मूला उपलब्ध है। तो हमने कुछ स्टेप्स में तोड़ दिया जिसके लिए फार्मूला उपलब्ध था। क्या भाई? तो H2O लिक्विड को लिक्विड ही रहने दिया, टेम्परेचर सेम रखा, प्रेशर चेंज कर दिया 1 एटमॉस्फेयर पर, फिर उसका रिवर्सिबल फेज चेंज करवा दिया। उसके लिए डेल्टा G का वैल्यू है 0। पहले स्टेप के लिए लिक्विड था, तो लिक्विड का कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर चेंज करते हैं, तो फार्मूला Vp2 माइनस P1, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकाल लिया 18 ml यानी 0.018 लीटर। वैल्यू पुट किया, एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा G1 का वैल्यू -1.8 जूल आया। दूसरा डेल्टा G का वैल्यू 0, और तीसरा गैस है, आइडियल गैस, तो nRT ln P2 अपॉन P1, n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल 1, R का वैल्यू जूल में 8.314, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, 100 डिग्री में 273 जोड़ो 373, ln P2 अपॉन P1, ये P2 ये P1 सॉल्व कर लिया, तो डेल्टा G3 का वैल्यू आ गया। यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए जिसके लिए फार्मूला हमें उपलब्ध था। अब डेल्टा G कैलकुलेट करना है,
क्या करोगे तो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 एंड प्लस डेल्टा G3, अर्थात ये आंसर हो जाएगा -1.8 एंड प्लस 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 373 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना जूल, यही आंसर आपका आ जाएगा, है कि नहीं डेल्टा जी के लिए। सर ये जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। गिब्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जिसका कि डिफरेंस सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। आप डिफरेंट प्रोसेस से भी अगर जाएंगे तो भी डेल्टा जी का मान सेम होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, और गिब्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, उसका जो डिफरेंस है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो अभी तक हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लिया। फार्मूला बहुत सारा हो गया सर, कैसे याद रखे? देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले का हीट एंड वर्क तक जो बेसिक सिखाया था वहां तक, उसका एक फार्मूला का लिस्ट अलग बनाओ। दूसरे पार्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पुट करो, जिसमें कि एंथैल्पी पढ़ा और डिफरेंट प्रोसेस के लिए डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा, उसका एक फार्मूला बनाओ। और तीसरा एक और फार्मूला का लिस्ट बनाओ जिसमें कि एंट्रोपी का चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, यानी एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी जो हम लोगों ने पढ़ा, उसको एक साथ क्लब करके एक फार्मूला का लिस्ट बनाओ। यानी 3 हिस्से में डिवाइड कर दो और 3 हिस्से में डिवाइड करके फार्मूले का लिस्ट बना करके कहीं पर चिपका दो और उसको बार बार रिवाइज करो। वो फार्मूला दिमाग में बना रहना चाहिए, बार बार रिवाइज करके याद रख करके फार्मूले को रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा और फिर थर्मोडायनेमिक्स बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे फार्मूला का संख्या जो है काफ़ी बढ़ गया। घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे सारा फार्मूला याद रहेगा, बार बार दिमाग में घुमाने की जरूरत पड़ती है। तो एक और टॉपिक रह गया है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है? तो स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज बीन एज्यूम्ड इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन। ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? देखो 2 तरह के सॉलिड होते हैं, एक को एमॉर्फस कहते हैं और एक को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। तो एमॉर्फस सॉलिड का कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा है, जिसका कि एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और उसमें कोई एरर नहीं है, कोई डेविएशन नहीं है, यानी कि वह जो सॉलिड है बिल्कुल परफेक्ट है, आइडियल है, जो एटम जहाँ पर होने चाहिए वहीं पर है, कोई डेविएशन नहीं है, आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उसका एंट्रोपी कहाँ पर? 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर माना गया है 0 के बराबर, है कि नहीं? तो इस स्टेटमेंट को बढ़िया से याद कर लेना, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली स्टेटमेंट को ही पूछता है, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेईई मेन का हो या जेईई एडवांस्ड का हो। अब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से हम लोग मोलर एंट्रोपी, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसमें कि प्रेशर 1 बार के बराबर हो, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, मोलर का मतलब क्या? 1 मोल का स्टैंडर्ड एंट्रोपी किसी भी सॉलिड का, किसी भी लिक्विड का और किसी भी गैस का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से। तो देखो पहला जो केस ले रहे हैं वो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड, एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी है, किसका? एक सॉलिड का। जैसे मान लो कि कोई एक्स एक सॉलिड है और टेम्परेचर T केल्विन पर है, टेम्परेचर T किसमें? केल्विन पर, और उसका एंट्रोपी हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा, इसका मतलब एंट्रोपी। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो भाई क्या किया कि ये जो x था वो सॉलिड था, कितने केल्विन पर? 0 केल्विन। ये 0 के का मतलब केल्विन, यानी 0 केल्विन पर था और उसको प्रेशर कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड का मतलब 1 बार प्रेशर है और प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं कर रहा। तो प्रेशर कांस्टेंट पर उसी एक्स सॉलिड का टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ा करके T कर दिया। तो कोई एक सॉलिड हो या लिक्विड हो तो उसका
जो एंट्रोपी का चेंज है कांस्टेंट प्रेशर पर, हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा एस का वैल्यू क्या पढ़ा था, Cp एन Cp बेसिकली, लेकिन एन कितना, एक, नंबर ऑफ मोल कितना 1, क्यों, मोलर का मतलब होता ही है कि एक मोल का, मोलर का मतलब होता ही है एक मोल का। तो एन Cp dt/T का इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक, एन का वैल्यू 1, Cp क्या, मोलर हीट कैपेसिटी किसका, सॉलिड का, इसका मतलब सॉलिड, Cp सॉलिड का मोलर हीट कैपेसिटी dt/T, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, इंटीग्रेट कर देंगे T1 से लेकर के T2 तक, तो एंट्रोपी का चेंज आएगा। एंट्रोपी का चेंज का मतलब जो एंट्रोपी एक्स सॉलिड का टेम्परेचर T पर था माइनस एंट्रोपी उसी सॉलिड का 0 केल्विन पर, ये T का मतलब टेम्परेचर T पर और 0 का मतलब 0 केल्विन पर, है कि नहीं। तो आपको अभी सिखाया कि एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होता है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी एंट्रोपी, मोल एंट्रोपी 0 केल्विन पर एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 होता है, तो ये वाला वैल्यू 0, यानी बेसिकली डेल्टा एस जो आपने कैलकुलेट किया वो बेसिकली एंट्रोपी मिल गया उस सॉलिड का टेम्परेचर T पर, एंट्रोपी सॉलिड का टेम्परेचर T पर कितना आया, Cp सॉलिड का dt/T और इंटीग्रेट कर देंगे T1 से लेकर के T2 तक, तो ये मोलर एंट्रोपी मिल जाएगा। मोलर का मतलब एक मोल का, Cp का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, है कि नहीं, इसका मतलब सॉलिड का dt/T इंटीग्रेट कर देंगे T1 से लेकर के T2 तक। Cp यदि कांस्टेंट रहा तो बाहर निकल जाएगा, और यदि Cp डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, है कि नहीं, तो एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर लिख देंगे, और उस फंक्शन को लिख करके इंटीग्रेट करके हम किसी भी एक सॉलिड का टेम्परेचर T पर स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ ए लिक्विड। कोई एक लिक्विड X मान लो जो कि टेम्परेचर T पर है, उसका एंट्रोपी का वैल्यू कितना होगा, स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर कितना, एक बार, कभी भी स्टैंडर्ड कह दिया इसका मतलब प्रेशर एक बार होता है, मैं फिर कह रहा हूँ स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर डिफाइंड है कितना, एक बार। तो एक बार पर कोई एक लिक्विड है गिवन टेम्परेचर T पर, तो उसका मोलर एंट्रोपी कितना होगा ये कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो देखो भाई, कोई एक ये जो लिक्विड है 0 केल्विन पर क्या रहा होगा, सॉलिड रहा होगा। लिक्विड जो कि टेम्परेचर T पर है उसको अगर हम 0 केल्विन पर कर दें तो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो X जो सॉलिड है 0 केल्विन पर, उसको हमने सॉलिड ही रहने दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करवा दिया 0 केल्विन से Tm, M का मतलब, Tm का मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर, M का मतलब मेल्टिंग, यानी बेसिकली जो Tm दिया हुआ है ये कौन सा टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर, ऑलवेज इन केल्विन, टेम्परेचर में ऑलवेज इन केल्विन। अब ये जो X सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पर आया उसको रिवर्सिबल फेज चेंज करवा दिया, X सॉलिड से X लिक्विड में करवा दिया, है कि नहीं, X सॉलिड से X लिक्विड, और मेल्टिंग पॉइंट तो कांस्टेंट है, रिवर्सिबल फेज चेंज में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो रिवर्सिबल फेज चेंज करवा दिया। अब इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला, पहले स्टेप के लिए, दूसरे स्टेप के लिए फार्मूला हमारे पास है, पीछे में पढ़े। अब ये जो लिक्विड बन गया जो कि मेल्टिंग पॉइंट Tm पर है, इसका टेम्परेचर चेंज करवा दिया, कितना, T, लिक्विड ही रहा और टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से T करवा दिया। हर जगह प्रेशर कांस्टेंट है, एक बार, हर जगह प्रेशर कांस्टेंट है, कितना, एक बार के बराबर, हर जगह प्रेशर कांस्टेंट है और एक बार के बराबर प्रेशर है। स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर एक बार। तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हमें डेल्टा एस कैलकुलेट करना है किसी भी सब्सटेंस का जो कि सॉलिड या लिक्विड है, तो उसके लिए पीछे में फार्मूला सिखाया था, क्या भाई, Cp, अगर सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, एंड dt/T, ये फार्मूला हमारे पास था। अब ये देखो, तो सॉलिड से सॉलिड ही रहा, X सॉलिड से एक सॉलिड ही रहा, कांस्टेंट प्रेशर पर आपने टेम्परेचर को चेंज करवा दिया, तो डेल्टा एस का वैल्यू पहले स्टेप के लिए क्या होगा, Cp, किसका, सॉलिड का, बेसिकली NCp, तो मोलर का मतलब मैं फिर सिखा रहा हूँ, N का मतलब मोलर का मतलब एक मोल, तो N का वैल्यू कितना पुट करोगे, 1, तो NCp सॉलिड यानी 1 Cp सॉलिड dt/T, 0 केल्विन से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे।
Cp सॉलिड का दिया रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पहले स्टेप के लिए आपका डेल्टा एस का वैल्यू मिल गया। दूसरे स्टेप के लिए डेल्टा एस क्या रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए सिखाया था, क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा एच उस रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए, फ्यूजन है तो फ्यूजन, वेपोराइजेशन है तो वेपोराइजेशन, तो डेल्टा एच फ्यूजन एंड डिवाइड बाय टेम्परेचर, फ्यूजन है तो फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम से डिवाइड कर दिया। तो दूसरे स्टेप के लिए भी आपका डेल्टा एस मिल गया। तीसरे स्टेप में क्या है लिक्विड लिक्विड ही रहा, कांस्टेंट प्रेशर पर इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो सीपी एन सीपी एन का वैल्यू 1, तो एन सीपी, सीपी किसका लिक्विड का, ध्यान रहे यहां पर सीपी जो है वो सॉलिड का है और यहां पर जो सीपी है वो किसका है लिक्विड का है। तो सीपी लिक्विड का dt अपॉन टी इंटीग्रेट कर देंगे टीएम से लेकर के टी तक, टीएम से लेकर के टी तक। तो तीनों स्टेप के लिए हमारे पास डेल्टा एस का वैल्यू मिल गया। तो ओवरऑल डेल्टा एस के लिए हमने सबको जोड़ दिया और डेल्टा एस का मतलब क्या, एंट्रोपी एक्स लिक्विड का टेम्परेचर टी पर, यानी एंट्रोपी लिक्विड का टेम्परेचर टी पर माइनस एंट्रोपी सॉलिड का ये जो है 0 केल्विन पर। तो ये तो आपको पता है ना भाई कि इसका वैल्यू माना गया है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या 0, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 केल्विन पर एंट्रोपी का मान 0 होता है, तो ये वाला वैल्यू 0। यानी बेसिकली ये आपने जो कैलकुलेट किया इस तरह से आपको मोलर एंट्रोपी ही लिक्विड का मिल गया, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी का वैल्यू मिल गया। तो सॉलिड का सीखा, लिक्विड का सीखा, इसी तरह से दिमाग लगा करके हम लोग गैस का भी सीख सकते हैं। देखोगे हम आपसे पूछेंगे और आप बताएंगे कि किस तरह से उसको स्टेप्स में हम तोड़ें, कितने स्टेप में गया। सॉलिड के लिए 1 स्टेप, लिक्विड के लिए 3 स्टेप में जाना पड़ा, तो गैस अगर बनाना है तो कितने स्टेप्स में हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलो भाई सीखते हैं कि स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी एक गैस का टेम्परेचर टी पर कैसे कैलकुलेट करें। कोई एक गैस है एक्स जो कि टेम्परेचर टी पर है और उसका स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। बार बार कह रहे हैं स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर कितना, 1 बार के बराबर। तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, उस गैस जो कि टेम्परेचर टी पर है वहां तक पहुंचना है। कहां से, वही एक्स जो है सॉलिड रहा होगा 0 केल्विन, यहां से कुछ स्टेप्स में वहां तक पहुंचना है। जितने भी स्टेप में पहुंचेंगे सारे स्टेप का डेल्टा एस कैलकुलेट कर लेंगे तो एंट्रोपी हमें उस गैस का टेम्परेचर टी पर मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं। तो एक्स जो सॉलिड था 0 केल्विन पर, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड था जिसका एंट्रोपी कितना होता है 0। तो उस एक्स सॉलिड को सॉलिड ही रहने दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा करके मेल्टिंग पॉइंट तक ले गए और फिर इस सॉलिड जो कि मेल्टिंग पॉइंट पर है रिवर्सिबल फेज चेंज करवा दिया। ये कैसा फेज चेंज है, रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल फेज चेंज करवा दिया। दिस इज रिवर्सिबल फेज चेंज। अब ये लिक्विड बन चुका है एक्स से, इस लिक्विड जो कि टेम्परेचर टीएम पर है, मेल्टिंग पॉइंट, एम का मतलब मेल्टिंग, इसका टेम्परेचर बढ़ा करके लिक्विड को बॉइलिंग टेम्परेचर तक ले गए, टीबी, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग। और फिर एक और स्टेप किया, जब लिक्विड बन गया बॉइलिंग टेम्परेचर पर है तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर लिक्विड को हम रिवर्सिबल फेज चेंज करवा करके गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ बॉइलिंग पॉइंट पर, तो कौन सा चेंज हुआ, रिवर्सिबल फेज चेंज, है कि नहीं, रिवर्सिबल फेज चेंज। अब ये एक्स गैस बन चुका है जो कि बॉइलिंग पॉइंट टीबी पर है, इसका टेम्परेचर चेंज करके कांस्टेंट प्रेशर पर टी कर दिया। कितने स्टेप हुए, 5 स्टेप। हर जगह प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। हर एक स्टेप के लिए आपको डेल्टा एस का वैल्यू पता है, तो डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं हर एक स्टेप के लिए। पहला स्टेप के लिए क्या है भाई, इस स्टेप के लिए सीपी किसका, सॉलिड का, बेसिकली एन सीपी, तो एन का वैल्यू 1, मोलर का मतलब 1 मोल का, तो एन सीपी dt अपॉन टी, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेकर के मेल्टिंग पॉइंट तक। तो सीपी एज ए फंक्शन ऑफ, इस रेंज में तुम्हारे पास सॉलिड का दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इंटीग्रेट करेंगे, पहला वाला डेल्टा एस आ जाएगा। दूसरा रिवर्सिबल फेज चेंज है, क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच किसका, फ्यूजन का, एंड डिवाइड बाय मेल्टिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो दूसरे स्टेप के लिए डेल्टा एस आ गया। तीसरे स्टेप के लिए क्या है, ये लिक्विड है, तो सीपी किसका, लिक्विड का, dt अपॉन टी, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, मेल्टिंग पॉइंट से टीबी तक। अगर सीपी कांस्टेंट है लिक्विड का तो इसको बाहर कर देंगे, लेकिन अगर सीपी डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, सीपी एज ए फंक्शन टेम्परेचर पुट करोगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक। इस स्टेप के लिए लिक्विड लिक्विड ही रहा,
प्रेशर कांस्टेंट है सीपी लिक्विड का, dt अपॉन टी, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक इसको हमने इंटीग्रेट कर देना है कि नहीं। तो कितने स्टेप के लिए हुआ, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। अब ये जो लिक्विड है बॉइलिंग टेम्परेचर टी बी पर, जिसको हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर टी बी कह रहे हैं, इसका हमने फेज चेंज करवा दिया, एक्स लिक्विड से एक्स गैस करवा दिया बॉइलिंग पॉइंट पर। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल फेज चेंज, रिवर्सिबली बॉयल हो रहा है कि नहीं, वेपोराइजेशन बेसिकली हो रहा है। तो रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए डेल्टा एच याद है, क्या फार्मूला, डेल्टा एच अपॉन टी। देखो हर जगह फार्मूला वही, डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन टी। रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए फार्मूला डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच अपॉन टी। फ्यूजन है तो फ्यूजन वाला डेल्टा एच, और वेपोराइजेशन है तो वेपोराइजेशन वाला डेल्टा एच पुट करेंगे। और जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। बॉइलिंग टेम्परेचर है तो बॉइलिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट, है कि नहीं, किसमें, केल्विन में। अब लास्ट एक स्टेप बचा जो कि एक्स गैस बन चुका है बॉइलिंग पॉइंट टीबी पर, जिसका कि टेम्परेचर चेंज करके टी पर ले जाना है। हर जगह प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो सीपी किसका, गैस का, एन सीपी बेसिकली देंगे, एन का वैल्यू 1। तो सीपी गैस का dt अपॉन टी इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर टी तक। तो सीपी एज ए फंक्शन ऑफ गैस का, सीपी का वैल्यू एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया रहेगा, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर सीपी गैस का दिया रहेगा क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डेल्टा एस का वैल्यू 5वें स्टेप के लिए आ जाएगा। कितने स्टेप में तोड़ना पड़ा, 5 स्टेप में। सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या, अभी तक तो नहीं पूछा यार, अभी तक जेई मेन, जेई एडवांस या नीट में नहीं पूछा, पूछने का चांस भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि नहीं। तो क्या पूछ सकता है, फार्मूला पूछ सकता है कि 5 स्टेप में कर रहे हैं तो क्या इसका फार्मूला होगा। तो फार्मूला बढ़िया से इसको बस देख लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए डेल्टा एस कैलकुलेट करो, डेटा दे दिया, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर जाओगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। एक क्वेश्चन को करने में ना 30-40 मिनट लग गया, और 30-40 मिनट में पता नहीं तुम सही कर पाओगे कि नहीं। उस 30-40 मिनट में तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान वाले कर सकते थे। तो किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और किस क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं करना, बेसिकली किस क्वेश्चन को आपको करना है एग्जाम में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन देखा देखा लगता है, जो लगता है कि बहुत कम टाइम में हो जाएगा, पहले उसको अटेम्प्ट किया जाता है। और जो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप उसको कर लें, लेकिन करने में ही अगर 40 मिनट लग जाए तो उस क्वेश्चन को शुरुआत में छोड़ देते हैं। हाँ, अगर टाइम बच गया तो लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। तो कितने स्टेप में हुआ, 5 स्टेप में हुआ। तो डेल्टा एस के लिए ओवरऑल क्या फार्मूला, एंट्रोपी उस गैस का टेम्परेचर टी पर माइनस एंट्रोपी सॉलिड का 0 केल्विन पर। तो इसका वैल्यू तो आपको पता है ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का मोलर एंट्रोपी या एंट्रोपी कितना, 0 के बराबर होता है। यानी बेसिकली आपने ये जो कैलकुलेट किया, यही मोलर एंट्रोपी, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी गैस का किसी गिवन टेम्परेचर पर मिल जाएगा। ग्राफिकली भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। देखो यार, एक्स एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर है केल्विन में, और वाई एक्सिस पर एंट्रोपी है। तो 0 केल्विन यहां पर, ओरिजिन पर 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितना, 0। अब पहले स्टेप के लिए एंट्रोपी क्या हुआ, बढ़ गया, सीपी सॉलिड का dt अपॉन टी, यानी बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस सॉलिड का एंट्रोपी बढ़ गया, यहां तक आया। अब रिवर्सिबल फेज चेंज करवा दिया, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ना, टी तो कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट रहा। लेकिन हीट दोगे, एंथैल्पी इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा फेज चेंज के लिए, तो हीट दोगे तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो बढ़ के यहाँ पे पहुंच गया। तो ये दूसरा स्टेप हुआ रिवर्सिबल फेज चेंज के लिए। तीसरा स्टेप में आपका लिक्विड जो बना, उसी लिक्विड को टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज करवा दिया, तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर लिक्विड ही रहा, बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया। अब इस बॉइलिंग पॉइंट पर रिवर्सिबल फेज चेंज करवा दिया, यानी बेसिकली पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये कौन सा, चौथा। 2 रिवर्सिबल फेज चेंज है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बॉइलिंग टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर, 2 रिवर्सिबल फेज चेंज है। और फिर यहाँ पर गैस बन चुका है बॉइलिंग पॉइंट पर, उसका टेम्परेचर बढ़ा करके टी तक ले गए, तो यहाँ पर आपका गैस मिला जिसका कि एंट्रोपी हुआ इतना। गैस का एंट्रोपी किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर टी पर। तो कभी कभी ग्राफ का नेचर भी पूछता है, तो एक गैस का एंट्रोपी को इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं, वेरिएशन 0 से टी केल्विन तक। तो इसको बढ़िया से नोट कर लो और फार्मूला देख लो कि क्या है, फार्मूला ही बस इसमें याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स समाप्त हुआ। एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा जो कि 23 लेक्चर्स में समाप्त हुआ। क्या करना है इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, फार्मूले का एक सेट बना लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। पहला पार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले वाला है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले वाला, यानी बेसिक जो पढ़ा था हीट एंड वर्क तक, वहाँ तक जो पढ़ा था। उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत छोटा था, 2 लाइन का था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा एक साथ करोगे। कितने पार्ट में हो गया? 2 पार्ट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले वाला, और फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 पार्ट में, ये तो बहुत छोटा है, ये तो आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट आगे लिख लोगे। तो 3 पार्ट में डिवाइड करके जितने भी फार्मूले हैं, फार्मूला तो बहुत सारा हो गया सर, कैसे याद रखें? फार्मूला को एक जगह पर कहीं पर समराइज कर लो, एक पेज पर लिख लो। 3 पार्ट में 3 पेज बनाओ, तीनों पेज में तीनों का फार्मूला जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहले वाला फार्मूला एक जगह समराइज कर लो, कहीं पर चिपका दो और उसको बार बार रिवाइज करो। नोट्स को बार बार पढ़ते रहो, नोट्स भी बना लो, है ना। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो हर एक पॉइंट को नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बना करके हर एक चीज़ एकदम डिटेल में रखा गया है, लिखा गया है। तो आप पॉज करके बटन हर एक स्टेप्स को लिख लिख कर नोट्स बना लो, है कि नहीं। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। तो बार बार आप उस फार्मूले को रिवाइज करें। सोने जा रहे हैं, सोने के पहले देख लिया, जागे हैं, चलो भाई एक बार फार्मूला देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको बड़ा आसान हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लेना है तो थर्मोडायनेमिक्स डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है। तो होप कर रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। मज़े से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री।